नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पूर्वोत्तर भारत पर आज हम फोकस करेंगे। संसद में कई मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा मचा है, लेकिन तूफानी मानसून सत्र के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हफ्ते के आखिरी दिन पूर्वोत्तर के लिए में बिताए। ये कदम दिखाता है कि मोदी सरकार पूर्वोत्तर के विकास के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। लेकिन जैसे ही अमित शाह ने गुवाहाटी से दिल्ली की यात्रा शुरू की, उसी के कुछ घंटों बाद असम और मिजोरम के बीच सीमाई विवाद भड़क उठा। दोनों ओर से गोलियां चली। असम पुलिस के 6 जवानों को जान गंवानी पड़ी और 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। ये दो राजनीतिक विचारधाराओं या दलों के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि इस हिंसा की जड़ों में एक लंबा इतिहास है। ये दो राज्यों के बीच का पुराना ऐतिहासिक टकराव है। शिलांग में गृह मंत्री और पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ऐतिहासिक बैठक का एजेंडा सीमा विवादों का निपटारा। कि 2024 के चुनाव के पहले फ्रेश मैंडेट लेने जाएंगे, उसके पहले नॉर्थ ईस्ट की सभी जितनी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। और आप लोगों ने भी इसके लिए मन बनाना चाहिए, इसके लिए इच्छा बनानी। 48 घंटे बाद हुआ ये। राइफलों से 30 मिनट तक लगातार गोलियां बरसती। असम पुलिस के 6 जवान पड़ोसी राज्य मिजोरम पुलिस की गोलियों की भेंट चढ़ गए। और वारंगटे से कुछ ही दूर ये इलाका है। ट्रिगर पॉइंट हम इसको कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि शुरू होने का स्थान ये पूरा का पूरा इलाका है। और वारंगटे के पास ये इलाका है। और यहाँ पर मिजोरम पुलिस के लोगों के मुताबिक यहाँ पर फायरिंग हुई थी। घटना के गवाहों ने बताया कि असम प्रशासन जब अपनी जमीन से मिजोरम का अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो हिंसा भड़क गई। हालात बिगड़े तो मिजोरम सीएम जोरामथांगा और असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्विटर के सार्वजनिक मंच से एक दूसरे पर हिंसक तनाव बढ़ाने के आरोप लगाए। असम सरकार का कहना है कि सीमाई जिलों करीमगंज, काछार और हाइलाकांदी में कमांडो बटालियन तैनात की जाएगी। मिजोरम सरकार ने भी कहा पीछे नहीं हटेंगे। फायरिंग का जो घटना हुआ वो असम का सीमा में हुआ है, तो असम पुलिस को इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। आई विल नॉट अलाउ ए इंच ऑफ लैंड टू बी टेकन ओवर। If Constitution give there even entire Barak Valley, I have no issue. About 200 Assam police suddenly came and raided and occupied on the Mizoram side of the CRPF camp. Few policemen who are on the normal duty and together they were all dispersed. गृह मंत्री ने मामला सुलटाने की पहल की। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तुरंत विवाद सुलझाने का निर्देश दिया गया। दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों को तलब कर लिया गया। मिजोरम और असम का विवाद सीमा बंटवारे पर है, जिसकी शुरुआत आजादी से पहले से हुई। 165 किलोमीटर लंबी सीमा असम के काछार, हाइलाकांदी और करीमगंज जिलों को मिजोरम के कोलासिब, ममित और आइजोल जिलों से अलग करती है। मिजोरम, जिसे मूलतः लुशाई हिल्स कहा जाता है, लुशाई हिल्स असम राज्य में आती थी। 1875 में ब्रिटिश सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए लुशाई हिल्स को काछार के मैदान से अलग कर दिया। इस सरहदी बदलाव को 1933 के नोटिफिकेशन में अधिसूचित किया गया। इन्हीं 2 नोटिफिकेशन पर 2 राज्यों के बीच विवाद बना हुआ है। असम 1933 के ब्रिटिश सरकार के नोटिफिकेशन को मानता है, जबकि मिजोरम कहता है कि 1875 में की गई सरहदबंदी ही कानूनी तौर पर सही है, क्योंकि 1875 का नोटिफिकेशन मिजोरम के मशवरे से हुआ था, जबकि असम 1993 में सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से जारी किए गए नक्शे को सही मानता है। लेकिन मिजोरम असम के काछार जिले में 509 स्क्वायर मील जंगल पर अपना दावा करता रहा है। असम और मिजोरम की सीमा पर शांति बहाली के लिए सीआरपीएफ की 2 कंपनियों को तैनात किया गया। दोनों ओर से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट मामले में दखल देगा। घोर घमासान के बीच क्या शांति स्थापना की संभावना है? क्या सदियों पुराने विवाद का सबकी सहमति से कोई समाधान निकलेगा?
इस समस्या को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकार ने मन बनाया है, एक अल्टीमेटम दे दिया है कि कुछ भी हो, अगर आपको आगे बढ़ना है तो विवादों को सुलझाना है, जिद्दी समस्याओं का हल ढूंढना है। ब्रजेश कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज़ 18 गुजरात और बिहार के मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं, और आज हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं स्वराज्य के एसोसिएट एडिटर जयदीप मजूमदार जी। जयदीप जी नमस्ते। ये कुछ ऐतिहासिक समस्याएं हैं जिसको कि जैसे कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा जिद्दी समस्याएं हैं। इनका समाधान आसान नहीं है, लेकिन अगर सब मन बना लें तो ये समस्याएं सुलझ भी सकती हैं। जी, डेफिनेटली सुलझ सकती है। इसमें यह है कि मैं थोड़ा हिस्ट्री पे जाऊंगा। ये 1971 में जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आई थी, इंदिरा गांधी जी ने लाए थे, उसमें ये स्टेट्स कई सारे असम को तोड़ के कई सारे स्टेट्स बनाए गए। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड उससे पहले हुआ, तो जो भी है, अरुणाचल, एक्सेप्ट मणिपुर और त्रिपुरा जो प्रिंसली स्टेट्स थे, बाकी सब स्टेट्स असम से टूट के बनाया गया है। तो जब बनाया है तो इनके जो बॉर्डर्स थे वो कभी पेपर में तो एक बॉर्डर बनाया गया, जैसे रैडक्लिफ ने बनाया था और ब्रिटिशों ने बनाया था। यहाँ भी वैसे ही हुआ कि एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया मैप में, लेकिन ये लाइन ऑन द ग्राउंड कभी डिमार्केशन हुई नहीं, और पॉसिबल भी नहीं था क्योंकि ज्यादातर ये बहुत फॉरेस्टेड एरियाज थी, घने जंगल एरियाज थी। और एक चीज हमें समझना चाहिए कि ट्राइबल जो लैंड है वो ज्यादातर कम्युनिटी ओन्ड लैंड है। ये किसी एक मालिक का नहीं है, ये पूरा कम्युनिटी इसके मालिक है। और इनके जो हिस्टोरिकली ये बोलते थे, अच्छा आपका लैंड कौन सा है? हाँ, वो जो नदी है उस नदी के पार तक हमारे हैं, और वो जो पहाड़ है उस पहाड़ के उस पार तक हमारे लैंड है। हम क्योंकि हमारे फोरफादर्स वहां जाते थे फॉर ग्रेजिंग, फॉर कल्टिवेटिंग, फॉर झूम कल्टिवेशन एक्सेट्रा। तो लेकिन ये जो मैप जो ड्रॉ किया गया इंटरस्टेट बाउंड्रीज, दैट हैड नो रिलेशन विद that was the tribals were never consulted for that. तो as a result suddenly कल एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, and then I'm told कि अच्छा ये आपका स्टेट नहीं है, ये असम है, या तो ये दूसरे स्टेट है, आप यहाँ जा नहीं पाएंगे, आप ये लैंड कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे, आप यहाँ से फॉरेस्ट प्रोड्यूस ले नहीं पाएंगे। तो ये विवाद का कारण यहीं से, ये इसका जो ओरिजिन है यही है। और कहीं ना कहीं इस मसले को सुलझाने के लिए, और गृह मंत्री इसे समझते हैं ब्रजेश जी, तो इसीलिए उन्होंने इसे जिद्दी समस्या कहा है, लेकिन एक अल्टीमेटम भी दे डाला कि 2022 तक सुलझाइए इसे। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप ध्यान रखें कि जब 24 और 25 जुलाई को नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर थे गृह मंत्री अमित शाह, और मैं बता दूं कि कोई पहला दौरा नहीं था, बतौर गृह मंत्री ये उनका चौथा दौरा था, और वो भी दौरा तब जबकि संसद का सत्र चल रहा हो। तो नॉर्थ ईस्ट कितनी अहमियत रखता है उसका एक बहुत बड़ा सिग्नल था। तो जब उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत शिलांग से की, जो कि ओबियसली मेघालय की राजधानी है, और वहाँ पर जो नेसैक की मीटिंग यानी नॉर्थ ईस्ट सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर की जो समिति है, उसकी मीटिंग को जब वो एड्रेस कर रहे थे, तो उसमें भी उन्होंने बहुत जोर देकर इस बात को कहा कि जो इंटर स्टेट बाउंड्रीज से रिलेटेड जो विवाद है वो बहुत जल्दी खत्म करने होंगे। उन्होंने कहा कि देखिए, राज्य जो है अलग अलग मिलकर चल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह की समस्याएं अगर होंगी तो उनकी ग्रोथ जो है बहुत मुश्किल होगी, और सबको साथ मिलकर चलना होगा। अगर आपको ध्यान हो कि नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, चूंकि उनका फोकस काफी रहा, जब 2014 के मई में वो प्रधानमंत्री बने, और पहली बार किसी एक इलाके के डेवलपमेंट के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनी, जो डोनर, जो कि इस बार के जो कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ, वो कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर जो कि जी किशन रेड्डी हैं, वो अब उसको हेड कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये जो अष्टलक्ष्मी, चूंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉइन किया हुआ शब्द है नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 राज्यों के लिए, कि अगर इस लक्ष्मी को, जो अष्टलक्ष्मी है, अगर उसको ग्रोथ करना है तो इस तरह की जो जिद्दी समस्याएं हैं उसको बहुत जल्दी सुलझाना होगा, तब जाकर जो है जो भारत के ग्रोथ इंजन के तौर पर यह इलाका डेवलप हो सकता है। तो ऑब्वियसली काफी टॉप प्रायोरिटी पर है जो इंटरस्टेट बाउंड्रीज रिलेटेड जो कंट्रोवर्सीज या विवाद हैं उसको सुलझाना। पर कहीं ना कहीं ब्रजेश जी, गृह मंत्री कहते हैं हेमंत बिश्व शर्मा को कि आपको बड़े भाई की भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे राज्य अधिकतर जो हैं सब आप ही से निकल कर आए हैं, और उसी के कुछ घंटों बाद मिजोरम और आसाम के बीच उसी एरिया में
वो काफ़ी विवादित बॉर्डर है, वो जो काछर वाला जो रीजन है, एक तरफ काछर दूसरी तरफ आइजवाल, और एक लाइन है 165 किलोमीटर का, वो जो बॉर्डर खींची गई है वो ऊपर खापड़ बॉर्डर है, सीधी रेखा नहीं है, और वहाँ झड़प हो जाती है। तो ये किसी की शरारत थी या फिर कहीं ना कहीं सबको लगा कि भाई सुलह होने वाली है, समझौता होने वाला है, तो जितना घेर सकते हो घेर लो? देखिए काफ़ी ये कॉम्प्लेक्स किस्म के इश्यूज हैं। अभी जैसा कि बताया भी गया कि यह जो बाउंड्रीज हैं इनका डिमार्केशन कभी क्लियर कट तो हुआ नहीं, और दूसरा यह है कि बाउंड्री वाले जो इलाके हैं, इंटरस्टेट बाउंड्री वाले, ये सारे के सारे फॉरेस्ट से भरे हुए हैं, जंगल से भरे हुए हैं। तो इसमें जो है बाउंड्री को ड्रॉ करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। इसीलिए जो है जब नेसेक की मीटिंग को जब संबोधित कर रहे थे गृहमंत्री अमित शाह, जो कि नेसेक सोसाइटी के भी अध्यक्ष हैं, जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है उसके अध्यक्ष होने के साथ साथ, तो उसमें उन्होंने कहा कि इसके लिए हम जो सैटेलाइट को यूज करें, सैटेलाइट इमेजरी को यूज करें और इसको हम फटाफट सुलझा लें। उससे भी आगे जाकर उन्होंने बड़ी बात यह कही कि देखिए किसी भी राज्य की सीमा जो है थोड़ी सी दाएं बाएं अगर हो, थोड़ी एडजस्टमेंट करने की नौबत आए तो भी आप हिचकिए मत। और खासतौर पे असम को उन्होंने कहा कि आप बिग ब्रदर की भूमिका निभाइए, बड़े भाई की भूमिका निभाइए, क्योंकि सीमा थोड़ी इधर हो या उधर हो, आखिर होना तो रहना तो भारत का हिस्सा ही है, तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो उसके बाद जो ये विवाद हुआ जिसने कि एक हिंसक स्वरूप ले लिया, आप मानिए कि यह जो सिर्फ राज्य सरकारों का नहीं है, बहुत सारे इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं। खासतौर पर अगर आप मिजोरम में देखें, जिन्होंने कि लंबे समय से वहां पर न सिर्फ इंसर्जेंसी को बढ़ावा दिया है बल्कि कई सारे एनजीओज हैं जिनका कि वहां की सोसाइटी पे बड़ा असर है, उन सब की भी इसमें भूमिका हो सकती है, इस तरह की आशंका व्यक्त की जा रही है। लेकिन उसके बाद भी आप देखें जिस तेजी के साथ जो है दोनों राज्यों के प्रमुख अधिकारियों को बुलाया गया, और एक डेडलाइन आपने जिसका खुद जिक्र किया, जिसका कि गृह मंत्री ने बार बार उल्लेख किया कि भाई 2022 खत्म होने के पहले तक हमें इसे सुलझाना है, तो उम्मीद ये की जानी चाहिए, क्योंकि ये समस्याएं देखिए जो चली आ रही हैं, दशकों से चली आ रही हैं। पहली बार है कि केंद्र में बैठी कोई सरकार इतनी सीरियस है इसको लेकर, और इसीलिए इस तरह की डेडलाइन फिक्स की गई है। और यह सिर्फ कस्टमरी नहीं है, उसके लिए खासा ध्यान है, और इसीलिए बार बार खुद जो है गृह मंत्री के तौर पे अमित शाह इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं मुख्यमंत्रियों से कि भाई सुलझाइए, क्योंकि हम सुलझा लेंगे तो विकास की रफ्तार पर बहुत हमारी रफ्तार तेज हो जाएगी, और नॉर्थ ईस्ट जो है सो इंडिया का ग्रोथ इंजन बन जाएगा, जो कि आजादी के पहले भी हुआ करता था। जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए नेशनल चैनल पर हम नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहे हैं। कभी कभी एक बायलाइन में आता था, एक रैप में, न्यूज़ रैप में, छोटी सी सुर्खी में हम पूर्वोत्तर भारत की बात करते थे, लेकिन इस पर फोकस, इस पर तवज्जो जो है इतनी ज़्यादा शायद 2014 के बाद, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, उन्होंने देश की बागडोर और कमान संभाली, उसके बाद से ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर जो है जोर पड़ने लगा है। जब नरेंद्र मोदी 2014 में उनकी अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी, तभी से ये साफ था कि मोदी सरकार पूर्वोत्तर को विकास के उस स्तर पर लाने में के लिए प्रतिबद्ध है जिससे वो देश के बाकी राज्यों की कतार में खड़ा हो सके। कुर्सी संभालने के बाद प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के कम से कम 35 दौरे किए। आज़ादी के बाद से अब तक किसी भी सरकार के मंत्रिमंडल में पूर्वोत्तर के इतने मंत्री नहीं रहे जितने मोदी सरकार में अभी हैं। अमित शाह देश के पहले गृह मंत्री हैं जिन्होंने मध्य असम के श्रीमंत शंकर देव की जन्मभूमि नागांव का दौरा किया। मोदी सरकार में पूर्वोत्तर के विकास की रफ्तार एक मिसाल है अपने आप में। हमने अष्टलक्ष्मी के भाव से 8 राज्यों ने एक मुश्त होकर एक क्षेत्र के नाते अपने अस्तित्व को बनाना पड़ेगा। ऐसा सामंजस्य बिठाना पड़ेगा कि 8 राज्यों का विकास एक दूसरे पर निर्भर है, 8 राज्यों का विकास एक दूसरे पर आधारित है। मोदी सरकार ने जब से सत्ता संभाली है तब से भारत के उत्तर पूर्वी राज्य उनके लिए पहली प्राथमिकता रहे। उनकी नजर में पूर्वोत्तर के इलाकों को विकास और समृद्धि की मिसाल बनाने का सपना सबसे प्रमुख रहा। एक समय था जब उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए दिल्ली किसी दूसरे देश की तरह थी, लेकिन केंद्र सरकार को पूर्वोत्तर तक लाने के लिए पिछले 7 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 35 दौरे किए। सरकार का पूरा जोर समावेशी विकास, क्षेत्रवाद और अलगाववाद से ऊपर उठकर पूर्वोत्तर की प्रगति पर है। पूर्वोत्तर में चल रही परियोजनाओं से जुड़े तमाम तथ्य विकास पर मोहर लगाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए पिछले 6 साल में मोदी सरकार का बजट 2,65,000 करोड़ रहा, जो उससे पहले यूपीए सरकार के 6 साल में 65,000 करोड़ के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय देश का पहला ऐसा मंत्रालय है जिसे कुछ खास क्षेत्रीय अधिकार मिले हैं। इस मंत्रालय को केंद्र सरकार की ओर से बिजली, सिंचाई, सड़क निर्माण और संचार के विकास के लिए दिए गए बजट का समय पर इस्तेमाल नहीं होता, तब भी केंद्र सरकार इसे वापस नहीं लेती, बल्कि 2014 से ही इस मंत्रालय को मिलने वाली आर्थिक मदद लगातार बढ़ाई जा रही है। साल 2019-2020 में मंत्रालय ने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए बजट का 100% इस्तेमाल करके विकास की दिशा में नया और प्रभावी कदम बढ़ाया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय उत्तर पूर्वी राज्यों में विकास और कल्याण से जुड़े काम करने वाले विभागों के साथ तालमेल बिठाकर काम करता है। इन विभागों पर अपना काम समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट काउंसिल उत्तर पूर्व के 8 राज्यों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक नोडल एजेंसी की तरह काम करती है। 2019 के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो परियोजनाएं लाए, उसमें अरुणाचल के तवांग में सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, असम में 75 हेक्टेयर जमीन पर बांस औद्योगिक पार्क का निर्माण करना, मणिपुर और सिक्किम में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना, त्रिपुरा में TSECL के सब स्टेशन की क्षमता को बढ़ाकर 400 kV तक करना, उत्तरी सिक्किम में 2 लेन के कैंटिलीवर पुल का निर्माण करना, मेघालय में मुकरो उम्पर सड़क बनाने के अलावा सभी 8 राज्यों को इंद्रधनुष गैस ग्रिड कनेक्शन से जोड़ना शामिल है, जबकि इसके लिए 1656 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है। और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं। पूर्वोत्तर के राज्यों के नेताओं की केंद्र में बड़ी भागीदारी और उन राज्यों के विकास के लिए सबसे अहम है। 2019 के चुनाव में उत्तर पूर्व के राज्यों से संसद तक पहुंचने वाले 24 में से 17 सांसद बीजेपी के हैं। Arrival of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, जबकि मोदी सरकार में 5 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। दरबार हॉल में आगमन। बीते कुछ साल में इस इलाके में हिंसक घटनाओं में भारी कमी देखी गई है। ये उन कोशिशों का नतीजा है जिसने इलाके में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान दिया और विकास के नए मापदंड स्थापित किए। इनमें बोडो शांति समझौते के लिए 1500 करोड़ का पैकेज देना, त्रिपुरा में ब्रू रियांग शरणार्थियों को बसाने की पहल, असम समझौते के लिए हाई लेवल कमेटी बनाना, कार्बी विद्रोह को खत्म करने के लिए कार्बी शांति समझौता करना, मणिपुर में नाकेबंदी खत्म करना, त्रिपुरा में 30 साल से सक्रिय NLFT उग्रवाद को खत्म करने के लिए शांति समझौता करना और बांग्लादेश से जमीन की सीमा समझौता करना शामिल है। बांग्लादेश के साथ जो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है, आने वाले 1 दशक के बाद बॉर्डर का जो एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ हुआ है, ये नॉर्थ ईस्ट के विकास का गेटवे बनने वाला है। पूर्वोत्तर राज्यों में सीमाओं को लेकर सारी कोशिशें सिर्फ समझौतों तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर पूर्वी राज्यों से लगने वाले देशों के साथ बॉर्डर संधि से भी जुड़ी हैं। इससे भारत के सीमांत इलाकों को फायदा मिलेगा। एक समय था जब उत्तर पूर्वी राज्यों से सिर्फ उग्रवाद, घुसपैठ, नाकेबंदी और नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी की खबरें आती थीं। लेकिन अब मौजूदा दौर में हालात काफी बदल चुके हैं। अब यहाँ विकास, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, निवेश और ऐसी कई अच्छी खबरों की चर्चा होती है। और ब्रजेश जी, इसी पर आपको ज्यादा बताने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है, ये छोटा आंकड़ा नहीं है कि 65,000 करोड़ 2014 से 6 साल पहले यूपीए 2 के अंतर यूपीए 1 और 2 में आपने देखा कि उतना उनमें इन्वेस्टमेंट था, और 2014 से लेकर 2021 अब तक 2,65,000 करोड़, इतनी मात्रा में धनराशि का उस तरफ बढ़ाना, यानी कि आप पूरी तरह से सीरियस हैं कि आप नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत को एक लेवल पर लेकर आना चाहते हैं। निश्चित तौर पर मोदी सरकार इसको लेकर काफी गंभीर है और इसके देखिए कोई 1-2 नहीं, तमाम उदाहरण है। आप ध्यान रखिए कि पहली बार जो है सो इस बात को मोदी सरकार ने महसूस किया, खासतौर पे जब मई 2014 में वो सरकार बनी, कि नहीं भाई पूर्वोत्तर जो है वो काफी पिछड़ा हुआ है, देश के बाकी हिस्से की तुलना में उसके विकास की रफ्तार कम है, तो आप एक जो है सो खास मिनिस्ट्री उसके लिए बनाइए और इस तरीके से डोनर बना। और वो कैसे लगातार उसका आप ध्यान रखिए कि जो सो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए जो डेवलपमेंट की जो अमाउंट है, जो बजट है, वो लगातार बढ़ता चला गया। और आप ध्यान रखिए जो
पिछला वित्त वर्ष था उसमें जो है 100% इस्तेमाल हुआ है पूरी की पूरी जो है सो बजट राशि का, जो कि नॉर्थ ईस्ट के लिए सैंक्शन की गई। यही नहीं जो है 2014 से लेकर अभी तक देखिए लगातार वो अमाउंट बढ़ती चली गई है। तो इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी एक जो बहुत बड़ा इशू था उसको जो है सो काफी हद तक सॉल्व किया गया। और आप ध्यान रखें कि अमित शाह जब उनके दौरे का पहला दिन था 24 जुलाई को, तो उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा कि कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तब जो है सो नॉर्थ ईस्ट जो है अपने फुल पोटेंशियल को यूज कर पाएगा। और यह कनेक्टिविटी जो है रेल, रोड और एयर तीनों किस्म की, और ये 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले ये पूरा कर लिया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के जो सभी 8 राज्य हैं वो इन तीनों ही किस्म की कनेक्टिविटी से युक्त होंगे। और आप ध्यान रखिए, अगर ये इसको गेटवे टू द ईस्ट अगर आपको बनाना है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो बहुत अहम हिस्सा रहने वाला है, तो आपकी पोर्ट की कनेक्टिविटी भी बनानी होगी। तो आप देखिए ऑलरेडी चट्टोग्राम के लिए कनेक्टिविटी हो गई है सबरूम होते हुए जो त्रिपुरा का है। दूसरी जो है सो आप जाहिर है म्यांमार होते हुए आप एक और पोर्ट जो है सो आप देने जा रहे हैं, उसके लिए भी बात ऑलरेडी हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि कुल जो दृष्टिकोण है वो ये है कि भारत की जो मुख्य धारा में नॉर्थ ईस्ट के लोग उनको शामिल करना, और साथ में जो है सो वहां पर इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, वहां पर ग्रोथ पैदा करना कि वह जो है सो भारत के लिए एक तरह से ग्रोथ इंजन का काम करे। ये है जो है पूरी रणनीति मोदी सरकार की, जिसको कि गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह जो कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को भी हेड करते हैं, उस भूमिका में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जी, आप तो उस क्षेत्र पे से काफी वाकिफ हैं, जानते हैं जयदीप जी, और वहाँ काफी भ्रमण भी कर चुके हैं। आपको लग रहा है पिछले 6-7 साल में काफी कुछ बदला है वहाँ? क्या बदला है सबसे ज्यादा आपके हिसाब से? कनेक्टिविटी जो है, जो ब्रजेश जी ने कह रहा था, वो कनेक्टिविटी तो डेफिनेटली बढ़ गया है। अभी जो कलकत्ता से थ्रू बांग्लादेश रिवरवेज से कार्गो जाना शुरू हो गया टू गुवाहाटी एंड अपर असम। एशियन हाईवेज बन रहा है। इनफैक्ट जो डिस्प्यूट जो उस दिन हुआ था मंडे को एट द बॉर्डर मिजोरम असम बॉर्डर, उसी से वही सेम स्पॉट से एशियन हाईवे जाएगी टू म्यांमार एंड टू सितवे पोर्ट, जो इंडिया ने डेवलप कर रहा है। अब कनेक्टिविटी बढ़ी। अच्छा, ये कनेक्टिविटी के लिए 2022 का जो डेडलाइन दिया गया वो इसी कारण कि अगर ये डिस्प्यूट्स होते रहा तो ये कनेक्टिविटी, ये रोड तो बन नहीं पाएगा, ये एशियन हाईवे जो है वहां से तो बन नहीं पाएगा। इसीलिए ये डेडलाइन दिया गया कि आप जो समस्या है वो उसको सुलझाइए आप दोनों बैठ के, इन ए स्पिरिट ऑफ गिव एंड टेक। ये स्पिरिट ऑफ गिव एंड टेक में होगा कि असम को थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ेगा अपना जमीन, या जो ट्राइबल्स लोग जो डिमांड कर रहे हैं, that should be the spirit of give and take। इसमें ये फायरिंग और इससे तो कुछ सुलझाने वाला है नहीं, कुछ होने वाला है नहीं। ये एक हुआ। नंबर 2 जो है, जो बार बार मोदी जी ने जो पॉलिसी बना दिया था कि एवरी मिनिस्टर शुड गो टू नॉर्थ ईस्ट का भ्रमण दौरा करना है once every 2 months। तो ये चल रहा है, बहुत सारे मंत्री जा रहे हैं। तो इससे जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है जो that is going to increase, and I think इसके कारण जो इंटीग्रेशन है that will become much stronger। मैं समझ रहा हूं आपकी बात कि इंटीग्रेशन तो बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं भाषा का भी प्रयोग किया गया है। मैं जल्दी से आपसे जानना चाहता हूं ब्रजेश जी कि हिंदी भाषा को जिस तरह से जहां पर प्रचार किया गया है, कहाँ पहले 3 स्टेट में होता था, अब कम से कम 6 या 7 स्टेट्स में हिंदी का प्रयोग हो रहा है, इससे भी फर्क पड़ा है। ये भाषा की राजनीति नहीं है, ये रोजगार की राजनीति है निश्चित तौर पर। और आप देखिए जो है, मैं बताऊं 24 जुलाई की शाम में जब नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे अमित शाह बतौर अध्यक्ष, तो उन्होंने इस मुद्दे को खासतौर पर उठाया। उन्होंने कहा कि देखिए हिंदी जो है, आप उसको ये मत मानिए कि हिंदी आप पर जबरदस्ती थोप कर हम कुछ और करना चाहते हैं, बल्कि हिंदी का इस्तेमाल अगर नॉर्थ ईस्ट में बढ़ता है तो उससे किस तरीके से फायदा हो सकता है। पहला उदाहरण उन्होंने खुद का दिया व्यक्तिगत। उन्होंने कहा कि देखिए 2011 में जब मैंने तय किया कि मुझे केंद्र की राजनीति करनी है, राष्ट्रीय राजनीति करनी है, तो मुझे गुजराती आती थी, मैंने हिंदी सीखी और उस हिंदी सीखने के चक्कर में मेरी गुजराती भी और इंप्रूव हो गई, और किस तरीके से मुझे राजनीतिक तौर पे फायदा मिला वो आप सभी लोगों के सामने है। दूसरा, उन्होंने 2 राज्यों का उदाहरण दिया जो कि गैर हिंदी राज्य हैं, और वो राज्य थे तमिलनाडु और केरल। उन्होंने कहा कि दोनों जगह से औसतन जो है, अगर आप आबादी के हिसाब से देखें तो एक ही एवरेज के हिसाब से वहां पर जो है नर्सिंग की पढ़ाई होती है, उतनी कैपेसिटी है और जो ट्रेंड नर्सेज निकलती हैं। लेकिन केरल की नर्सें जो है पूरे देश के अस्पतालों में आपको दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि उनको हिंदी आती है, केरल में हिंदी पढ़ाई जाती है, जबकि तमिलनाडु में ऐसा न होने की वजह से तमिलनाडु में जो नर्सें वहां पर तैयार होती हैं, जो पढ़कर जो है वो ट्रेंड होती हैं, उनको उस तरीके से जॉब नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट को जो शेष भारत से
कनेक्ट करने और जो सो नॉर्थ ईस्ट के जो युवा हैं उनकी जो सो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम हिंदी का जो है इस्तेमाल यहाँ पर बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि देखिए हिंदी जो सो भारतीय भाषाओं में से एक है, तो इससे जो सो भारतीय भाषाएं जो है वह एक दूसरे के सहयोग से ग्रो करेंगे, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो है सो इसको जो है सो आप पूरी ताकत के साथ जो है सो आप इसमें जुट जाएं। तो आज की तारीख में अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखें तो सिवाय मिजोरम हर जगह हिंदी की पढ़ाई हो रही है, हर जगह हिंदी का इस्तेमाल हो रहा है। और उसका सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन ये था कि जो 8 मुख्यमंत्री थे उनमें से जो सो 5 ने अपना भाषण, एक तरह से कह सकते हैं पूरा भाषण हिंदी में दिया। गृहमंत्री हमेशा तो देते ही हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये घूम फिर के सुई आकर मिजोरम पर क्यों आकर अटकती है और इसका क्या कारण है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और आगे का रोड मैप क्या है, विकास की पटरी जो है इस पर ये रेल कितनी तेज दौड़ेगी, इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।